बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11th क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। हेडिंग तो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो ये बात स्टूडेंट जहन में रखें, कोई भी अगर फ्लूइड है जिसमें लिक्विड भी हो सकती है या गैस भी हो सकती है, जब भी किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करती है तो उस बॉडी के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। तो आज हम इस टॉपिक को मज़ीद हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टूडेंट है जिसकी मैंने हेडिंग दे रखी है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो इसकी पहले मैंने लाइन लिखी है, व्हेन द फ्लूइड स्ट्राइक ऑन द बॉडी इट एक्सर्ट अ फोर्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हमने पाइप कंसीडर की है कि दिस इज द फ्लूइड पाइप। कोई वाटर का भी हो सकता है, एयर का भी हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वाटर की। तो ये वाटर पाइप है। आपने अक्सर औकात भी स्टूडेंट घर में देखा होगा कि जब कोई वाटर पाइप जो है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करते हैं पानी उसके ऊपर, तो वो चीज़ें जो हैं वो आगे मूव करती हैं। और इसके अलावा कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम हाउस में नहाते हैं, जब पानी आ रहा होता है, जब पानी हमें स्ट्राइक करता है तो हमें वो पुश करता है, उस पानी के हाउस के सामने रुकना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब पानी हमारी बॉडी को स्ट्राइक कर रहा होता है तो हमारे ऊपर वो फोर्स लगा रहा होता है। आज के टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि वो फोर्स की मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक पाइप कंसीडर किया जिसमें फ्लूइड के पार्टिकल सारे के सारे मूव कर रहे हैं। ये सारे के सारे ये मैंने लेयर शो कर रखी हैं और इन लेयर्स के ये पार्टिकल जो हैं वो ये मूव कर रहे हैं और इस कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको अगर हम कह सकते हैं कि ये कोई दीवार है या कोई वाल है, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जब ये स्टूडेंट इस जगह से ये मूव करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेट बात है कुछ ना कुछ होगी। उसकी कोई वैल्यू हम रख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू v। जब वो ऑब्जेक्ट को टकराएगा, ठीक है, जब वो फ्लूइड यानी वाटर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वाल को टकराएगा तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि टकराने के फ़ौरन बाद वो फ्लूइड स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसको हमने v कहा, और टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर होगी। इससे क्या हुआ, टकराने से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने उस फ्लूइड की स्पीड को ज़ीरो कर दिया, इस ऑब्जेक्ट ने उस फ्लूइड की स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। इसके वेलोसिटी के चेंज होने से क्या हुआ, इसके वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ। इसके वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि मैस की वजह से भी मोमेंटम चेंज हो सकता है और वेलोसिटी की वजह से भी हो सकता है। मैस में तो कोई चेंज नहीं आ रही, टकराने के बाद मैस उसका वही रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज किसने की है, इस वाल ने की है, इस ऑब्जेक्ट ने की है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर इस फ्लूइड ने स्ट्राइक किया। अब उसके बाद ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसका नेम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ठीक है, इसको सिंपल T हमने लिख दिया। डेल्टा P का मतलब क्या है, डेल्टा P का मीनिंग स्टूडेंट ये है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हमने लिख दिया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्योंकि मैथ्स के अंदर यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हमने m1 या m2 नहीं लिखा। mvf माइनस mvi, mvf की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, vf की वैल्यू ज़ीरो हमने पुट कर दी है नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने v पुट कर दिया। ये टर्म स्टूडेंट ज़ीरो हो जाएगी, इसको हमने लिख दिया नेगेटिव mv। चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वाटर फ्लो, ड्यू टू फ्लूइड फ्लो कितना आया, नेगेटिव mv। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको भी आपने माइंड में रखना है। तो इस फार्मूले को स्टूडेंट हमने दोबारा लिखा कि डेल्टा P की वैल्यू को जब हमने रिप्लेस किया, डेल्टा P की वैल्यू को जब हमने रिप्लेस किया, डेल्टा P किस चीज़ को हमने रिप्लेस कर दिया, दिस इज द डेल्टा P। डेल्टा P को हमने रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, नेगेटिव mv ओवर t।
नेगेटिव एम वी ओवर टी, ये क्या चीज है? अभी मैंने आपको बताया कि इस फ्लूइड को किसने स्टॉप किया था? इस ऑब्जेक्ट ने स्टॉप किया था, इस वाल ने स्टॉप किया था, ठीक है। तो उसने इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाई, तो इसलिए मैं लिखा कि ये जो नेगेटिव एम वी ओवर टी है, दिस इज द टर्म नेगेटिव एम वी ओवर टी। नेगेटिव एम वी ओवर टी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द वाटर, क्योंकि इस दीवार ने इस वाटर की मोशन को स्टॉप किया उसके ऊपर फोर्स लगाकर, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? एम वी ओवर टी किस चीज के बराबर है? फोर्स के। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द मूविंग फ्लूइड। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट इस फार्मूले को चेंज किया कि बाय न्यूटन थर्ड लॉ। आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, उनकी मैग्नीट्यूड फोर्सेस की आपस में इक्वल होती है और डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। तो हमने फोर्स ऑफ द वॉल को लिख दिया फोर्स ऑफ द वाटर के बराबर, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जो वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा स्टूडेंट, वो किधर है? वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा राइट साइड पर, और जो दीवार इसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो लगाएगी लेफ्ट साइड के ऊपर। इसका मतलब है दिस इज द फोर्स ऑफ वाटर, ये वाटर है WATER वाटर, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ वॉल। वॉल जो फोर्स लगा रही है वो लेफ्ट पर है, जो वाटर लगा रहा है वो राइट पर है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। अब उसके बाद जब हमने फार्मूले को रीअरेंज किया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फार्मूला बन गया m ओवर टी इंटू वी। m ओवर टी इंटू वी, इस जगह पर स्टूडेंट v आना है। तो अब m ओवर टी का मीनिंग क्या है? m ओवर टी का स्टूडेंट मीनिंग ये है मैस फ्लो रेट, यानी उस यूनिट टाइम के अंदर कितना मैस फ्लो कर रहा है। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पाइप हैं, अगर दो पाइप हैं, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर दो पाइप हैं स्टूडेंट, एक पाइप है इस तरह से जिसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और एक पाइप है ये जिसका एरिया कम है। अगर इन दोनों में से फ्लूइड फ्लो कर रही हैं, इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रही है, दीज आर दी लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ये लेयर्स हैं फ्लूइड की जो फ्लो कर रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टकराएंगी, और इसमें जी लेयर्स फ्लो कर रही हैं। अगर दोनों की स्पीड अगर मैं कहता हूं सेम है, अगर दोनों की स्पीड सेम है, तो इसका मतलब है m ओवर टी इसका ज़्यादा होगा, m ओवर टी इसका कम होगा। जो पाइप जिसका एरिया कम होगा उसमें मैस फ्लो रेट कम होगा अगर दोनों की स्पीड बराबर है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका मैस फ्लो रेट ज़्यादा होगा। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल जिसका नेम है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स। अब इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। आल्सो कंजर्व का मीनिंग स्टूडेंट क्या है? इसका मतलब यह है कि मोमेंटम यहां पर भी कंजर्व्ड है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कुलाइंस की, कि जब दो बॉडीज आपस में कुलाइड्स करते थे वहां पर तो मोमेंटम कंजर्व था ही था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कुलायन की बजाय एक्सप्लोजन की, कि जब कोई एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, तो वहां पर भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर। तो अब हम यहां पर दो एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल है, कोई शेल है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड, मूव कर रहा है, इसका मैस है, इसकी वेलोसिटी है, तो डेफिनेट बात इसका मोमेंटम होगा। तो इसका मोमेंटम को हमने ग्राफिकली ये शो कर दिया, क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसका मैस है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी है। उसके बाद इस जगह पर एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद ये वाला फ्रेगमेंट स्टूडेंट मूव कर रहा है इस साइड पर, और ये वाला फ्रेगमेंट मूव कर रहा है इस साइड पर। तो हमने इसके अंदर ये प्रूफ करना है कि एक्सप्लोजन से पहले इस सिस्टम का मोमेंटम और एक्सप्लोजन के बाद इन दोनों पार्टिकल्स फ्रेगमेंट का मोमेंटम सेम होगा। तो ग्राफिकली हम इसको प्रूफ करते हैं कि अगर ये वाला बॉडी मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसका मोमेंटम ये होगा, ग्राफिकली ये उसकी डायरेक्शन है और ये उसकी मैग्नीट्यूड है।
उसके बाद ये वाला पार्टिकल अगर इस साइड पर मूव कर रहा है तो उसका वेक्टर फॉर्म हमने ये लिख दी, ये वाला इधर मूव कर रहा है तो इसको हमने इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर पर हमने क्या किया, इसको हमने ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल। इसको स्टूडेंट हमने लिफ्ट करके इसके हेड के साथ इसकी टेल मिला दी। अब उसके बाद ये वाला मोमेंटम है इस फ्रेगमेंट का, ये वाला मोमेंटम है इस फ्रेगमेंट का। उसके बाद हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद इन दोनों फ्रेगमेंट का एक रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये है मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले और ये है मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद, जो कि सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अब हम एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमने एक गन कंसीडर की है, दिस इज दी गन। जब गन से बुलेट फायर होती है, ठीक है, उस बुलेट फायर होने से पहले और बुलेट फायर होने के बाद का मोमेंटम सेम, हमने ये प्रूव करना है। कैसे सेम होगा, अब आप ये देखें, अब हमने स्मॉल m लिया है, मैस ऑफ द बुलेट, और ये ये v ली है, ये है स्पीड ऑफ द बुलेट। उसके बाद कैपिटल M मैस ऑफ द गन और v प्राइम स्पीड ऑफ द गन। तो इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि मोमेंटम बिफोर यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, ये है जी फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट में होगा, बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 0। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट डेफिनेट बात है कि गन ने रिक्वाइल बैक, ये रिक्वाइल बैक करेगी, मूव करेगी बैकवर्ड, और बुलेट मूव करेगी, ये बुलेट मूव करेगी फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों का मोमेंटम होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पहले तो मोमेंटम 0 था, बाद में तो मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स का आ गया, अब कैसे 0 होगा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा जनाब mv और प्लस m और ये v और ये प्राइम, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर पर अगर हम v को सेपरेट करते हैं, v को स्टूडेंट अगर हमने सेपरेट कर दिया, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव m और ये v, ये जब इधर शिफ्ट होगा दूसरी साइड पर नेगेटिव आ जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इस रिलेशन को हम अगर गौर से देखें, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज दिस, दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। गन की स्पीड अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगी अगर गन का मैस कम करते जाएं, गन का मैस कम करते जाएं। अगर उसके बाद या कितने ऑप्शन हैं, या इस जगह पर बुलेट की स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए या बुलेट का मैस ज़्यादा हो जाए। रिक्वाइल बैक ज़्यादा होगी अगर गन का मैस कम हो जाए, या बुलेट का मैस ज़्यादा हो जाए, या बुलेट की स्पीड ज़्यादा हो जाए। उसके बाद अगर मैं वाइस वर्सा करता हूँ, वाइस वर्सा अगर हम कहते हैं कि गन रिक्वाइल बैक कम से कम करे, पीछे जो गन धक्का देती है वो रिक्वाइल बैक कम से कम करे, अगर उसकी स्पीड को अगर हमने कम करना है तो गन का मैस फिर होना चाहिए ज़्यादा, या बुलेट का मैस होना चाहिए कम, या बुलेट की स्पीड होनी चाहिए कम। उसके अलावा एक और चीज़ें भी स्टूडेंट आप याद रखेंगे, इन दोनों का मोमेंटम जो है वो 0 कैसे आएगा, क्योंकि डेफिनेट बात है स्टूडेंट, गन का मोमेंटम अगर हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो बुलेट का मोमेंटम फिर नेगेटिव होगा, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड उनकी सेम होगी, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। तो इस जगह पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, उसके बाद मैस ऑफ गन ग्रेटर है मैस ऑफ बुलेट से, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ गन लेस है वेलोसिटी ऑफ बुलेट से। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम उनका सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम जब सेम होता है दो बॉडीज़ का, अगर एक का मैस बढ़ाएंगे तो फिर उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डेफिनेट बात है अगर हम चाहते हैं कि गन को चलाना आसान से आसान हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि गन का मैस ज़्यादा हो, जितना गन हैवियर होगी मैस उसका ज़्यादा होगा तो उसको चलाना हमारे लिए उतना आसान होगा। क्लियर है बात? आई होप सो आपको तमाम चीज़ें क्लियर होगी होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।